हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में लगभग सभी टीवी सभी चैनल पे आ रहा होगा और बहुत ही रोचक विषय है ना। यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव, है ना। यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मूलतः भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों, है ना। आखिर इतनी चर्चा लोग क्यों कर रहे हैं, इतना टीवी में क्यों आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में आज भी सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश है तो वो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। आज भी अगर विश्व को कोई किसी भी निर्णय में, किसी भी देश के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है तो केवल यूएसए के पास है। यूएसए विश्व में कहीं भी हमला कर सकता है या कहीं भी अपने आप को बचा सकता है। यूएसए की जितनी सैन्य क्षमता है, जितनी आर्थिक क्षमता है, वो शायद आज भी किसी के पास नहीं है। सैन्य क्षमता के मामले में तो कोई आसपास उसके ठहर भी नहीं सकता। तो ये है यूएसए। तो फिर आपको पता है कि जब सबसे शक्तिशाली देश है तो इस देश का राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली होगा, और इसी कारण हम कहते हैं कि वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है। और जब शक्तिशाली व्यक्ति की बात चल रही होगी तो भाई फिर तो उसके बारे में रोचकता होना जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, बहुत सामान्य रूप से पढ़ेंगे ताकि जब पूरे प्रोसेस को समझें तो एक आपके अंदर समझ हो। कई उसको लेकर मिथक होते हैं कि जैसे वहाँ केवल दो पार्टी हैं, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है। ये सब पूर्णतः गलत है और इसको हम आज समझेंगे कि कैसे गलत है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो इस बार का चुनाव हो रहा है वो अन्य चुनाव से कैसे बिल्कुल अलग है, अर्थात क्यों उसमें कुछ ऐसे मुद्दे आ गए हैं जिस कारण ये चुनाव विवादित भी हो रहा है। जैसे ट्रंप ने कहा है कि हम वहाँ के फेडरल कोर्ट चले जाएंगे, है ना, या ट्रंप ने जैसा कहा धांधली हुई है। तो ये सब क्यों हुआ आखिर। फिर पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में इस चुनाव का जो भी रिजल्ट होगा उसका क्या महत्व होगा। आपको मैं बता दूं कि अभी तक चुनाव का रिजल्ट औपचारिक रूप से नहीं आया कि कौन जीतेगा, पर हाँ अब ये क्लियर हो चुका है कि बाइडेन जीत रहे हैं, है ना। तो चलिए वो अलग एक मैटर है, उसको आप लोग देखिएगा टीवी में, चूंकि ये वीडियो बहुत जब आपके सामने आ रही होगी उसके पहले बन चुकी होगी, है ना। तो अभी तक कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वहाँ का चुनाव का क्या सीन रहता है। ठीक है, तो देखिए वहाँ के चुनाव जो है मुख्यतः दो पार्टी हैं। जैसे भारत में कहा जाता है कि दो पार्टी हैं, कौन, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन आपको पता है कि केवल मुख्यतः ये दो पार्टियां, बाकी अन्य भी बहुत सारी पार्टियां हैं। वैसे ही वहाँ भी डेमोक्रेट एक पार्टी है और दूसरी पार्टी है वहाँ पर रिपब्लिकन। मैं यहाँ पर इन दोनों पार्टी के बारे में थोड़ी वर्णन कर दूं कि इन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। डेमोक्रेटिक का गधा, है ना, अर्थात डंकी, और इसी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, जो बिडेन, इन्हीं पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या है, एक दूसरी पार्टी वो है रिपब्लिकन। रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, मतलब इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी, है ना, एलिफेंट। तो इस तरह दो चीज़ें आपको एक तो समझ में आ गई, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि वहाँ अन्य पार्टियाँ भी हैं। जैसे एक पार्टी है वहाँ पर ग्रीन पार्टी, दूसरी वहाँ पार्टी है टी पार्टी, है ना, एक लिबरल कुछ करके पार्टी का नाम है। इस तरह अन्य कई भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। साथ में वहां कोई बिना दल के भी चुनाव लड़ सकता है। अब आपको समझ में आया। अब किसी से मत कहना कि वहां केवल दो पार्टियां होती हैं, ये कहना कि वहां पर मूलतः या मुख्यतः दो पार्टियों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहां पर आपको डेमोक्रेट के बारे में थोड़ी सी बता दूं कि डेमोक्रेट जो पार्टी है ये विश्वास करती है कि इन्हें क्या करना है, इन्हें नियमों पे भरोसा करना है, नियमों पे, है ना। ये लोग नियमों को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, जैसे मानवाधिकार का नियम, लोकतंत्र का नियम, ये एक आदर्श व्यवस्था लेके चलते हैं कि पूरे विश्व में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, मानवाधिकार की रक्षा होनी चाहिए, है ना। तो ये थोड़ी ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है। वहीं रिपब्लिकन क्या है, रिपब्लिकन पार्टी वह पार्टी है जो पुरातन पंथी है ना, जो अपनी प्राचीन परंपराओं को बहुत महत्व देती है, या राष्ट्रवाद जैसे कह सकते हैं ना। जैसे आप देखो ये अमेरिकन फर्स्ट की नीति अपनाते रहते हैं, तो उस तरह का ये अप्रोच लेके चलती है ना। तो ये कुछ पुराने कल्चर को बहुत महत्व देता है अपने, और उसी के आधार पे कहते हैं कि हम काम करेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो ये पुराने कल्चर है या परंपरागत संस्कृति है उसके लिए बहुत
मजबूत रहती है ना, और उसी के आधार पे अपनी नीतियों का निर्धारण करती है। जबकि ये क्या है, ये थोड़ी अपने आप को प्रगतिशील दिखाती है, नए नए मूल्यों के लिए अपनी नीतियों को बनाती है। तो इस तरह इन दोनों की पार्टियों में मैंने एक मुख्य अंतर ये बताया कि अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की कार्यप्रणाली कैसे होगी। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वहाँ चुनाव कैसे होता है। देखिए, आपको चुनाव कैसे होता है कि पहले मैं कुछ मुख्य बातें बता दूं कि वहाँ का चुनाव जो कैसे भारत के चुनाव से अलग होता है ना। तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है, जैसे भारत में चुनाव जो होगा राष्ट्रपति का, है ना, अभी राष्ट्रपति का एक बात मान के चलिए कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की शक्तियाँ रखता है ना। इसलिए अब इसको बस ऐसे बताया आपको। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो पहली बात तो 1 साल से 1.5 साल तक चलता है, जबकि भारत का चुनाव 2 महीने में ख़त्म हो जाता है ना। एक अंतर तो ये हो गया समय का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया अमेरिका में कितना समय लगता है, 1 से 1.5 साल। ठीक है, और दूसरी बात, अमेरिका के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सब कुछ संविधान में लिख रखा है, यहाँ तक कि तारीख भी लिख दी है कि चुनाव कब होना है ना, नवंबर के पहले मंगलवार को। तो आप ये बताइए, भारत में ऐसा कुछ वर्णन है? भारत में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भारत में कौन तारीख तय करता है? चुनाव आयोग तारीख तय करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो संविधान ने ही तय कर रखा है कि चुनाव की तारीख क्या होगी, चुनाव का निर्णय कब आएगा। तो इस तरह आप समझ में आया कि एक संविधान को लेकर भारत और उसके चुनाव में वर्णन अलग हो सकता है, एक समय के आधार पर। साथ में भारत में कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना। कोई भी नागरिक 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वो नागरिक कोई भी हो, या तो भारत में जन्म लिया हो या तो उसके माता पिता ने जन्म लिया हो, तो भी। साथ में यदि कोई मान लीजिए विदेशी रहा हो और वो भारत में आके नागरिकता ले ले, है ना, भारत में आके अपना पंजीकरण करा के नागरिकता ले ले, तो भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए अगर कोई अमेरिकन आता है भारत में और यहाँ पर लंबे समय तक रहता है और नागरिकता ले लेता है, तो वो भी भारत का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में वहीं का जन्म लिया व्यक्ति ही नागरिक बन सकता है, अर्थात जो बाई बॉर्न वहाँ का नागरिक होगा वही केवल राष्ट्रपति बन पाएगा। तो बात आपको स्पष्ट हो गई। तो दोनों में ये भी अंतर है। साथ में वहाँ पर जो भी राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका में, वो 14 साल कम से कम वहाँ रह रहा हो। ठीक, 14 साल का न्यूनतम निवास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस नागरिक हो गए और कहीं भी घूमने चले गए, है ना, जिसको हम बोलते हैं NRI। नागरिक और निवासी में अंतर होता है। निवासी उसे कहते हैं जो रह रहा हो उस देश में। जैसे भारत का निवासी कौन है? जो रह रहा हो। अब मान लो कोई विदेशी भी अगर भारत में रह रहा है तो भी निवासी कहलाएगा, पर वो नागरिक नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? नागरिक कौन होते हैं? जिसके पास सभी राजनीतिक व आर्थिक अधिकार होते हैं। आप इसको भी एक ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी नागरिक होगा, जैसे मान लो ये निवासी है तो इसके अंदर ही होंगे नागरिक, है ना। अर्थात नागरिक क्या हर नागरिक निवासी नहीं होगा, हर नागरिक निवासी नहीं होगा, पर हर निवासी, सॉरी गलत बोल गए, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नागरिक होगा वो निवासी हो सकता है ना, पर हर निवासी नागरिक नहीं होगा। अर्थात एक देश में नागरिक तो रह रहे होंगे, उसके अलग भी कुछ लोग रहते हैं, उनको निवासी बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक हीरोइन है जैकलिन, अब वो यहाँ रह तो रही है लेकिन यहाँ की नागरिक नहीं है, यहाँ वोट नहीं दे पाएंगी। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई, नागरिक और निवासी में अंतर। और कुछ ऐसे नागरिक होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, नागरिक तो है, आगे चुनाव में वोट दे सकते हैं लेकिन रहते नहीं है। जैसे आप देखो कि अमेरिका में कुछ लोग रह रहे हैं, इनको बोलते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्लियर? तो ये NRI ये होते हैं। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि USA में केवल वही लोग वोट दे पाएंगे, सॉरी वही लोग राष्ट्रपति के लिए पद के लिए खड़े हो सकते हैं जो 14 साल से रह रहे हों। क्लियर? इतना सब तो मैंने आपको कुछ फैक्चुअल जानकारी बताई, साथ में ये भी बता दिया कि वहां पर 2 से ज़्यादा पार्टियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ चुनाव कैसे होता है। लंबी प्रक्रिया है, बहुत कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उसको बहुत सामान्य रूप से समझेंगे। क्योंकि हमें अमेरिका में या USA में कभी PCS का पेपर या IAS का पेपर तो नहीं देना ना, इसलिए हम उसको बड़ा सामान्य रूप से समझेंगे। तो चलिए उसी को समझते हैं। तो सबसे मेन सवाल होता है चुनाव के लिए, सबसे मेन सवाल होता है कि भाई चुनाव जो लड़ रहे हैं उनका निर्धारित कैसे होगी। सबसे पहले सवाल तो ये होता है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उनका निर्धारण कैसे होगा। तो चलिए उनके निर्धारण में चलते हैं।
ठीक है, तो देखिए उनके निर्धारण की प्रक्रिया कुछ ऐसे है। जैसे मान लो कि बीजेपी को अपना उम्मीदवार चुनना है भारत में, तो क्या करेगी बीजेपी? एक मीटिंग करेगी, जो प्रमुख व्यक्तित्व होंगे वो आएंगे, बात करेंगे और व्यक्ति का निर्धारण हो जाएगा कि राष्ट्रपति कौन बन रहे हैं, अर्थात किसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कांग्रेस मीटिंग करेगी, है ना, कुछ लोग बस मिल के कर लेंगे, या कुछ लोग या कुछ परिवार ही। ठीक, हमें लगभग पता ही हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अगर प्रमुख पद का चुनाव होगा तो किसे लड़ाएगी, है ना, सबको पता होता है। परिवारवाद है, वंशवाद है, जो भारत के लिए बहुत ही खतरा है ना। आप देखिए जो राजनीतिक दल लोकतंत्र की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की स्थापित कर देंगे, उनके खुद अंदर लोकतंत्र नहीं है, राजनीतिक दल के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, तो आप समझिए क्या वो राजनीतिक दल से क्या लोकतंत्र की उम्मीद की जाए। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी एक विडंबना है ना। तो मान लीजिए जैसे बीजेपी है, अब बीजेपी को ये मत मान के चलिए भारत की पार्टी है, अब वही मान के चलिए कि अमेरिका की एक पार्टी है, क्योंकि आपको ना बीजेपी के नाम से फील होगा या कांग्रेस के नाम से फील होगा। तो चलिए आप समझते हैं कि जैसे मान लो बीजेपी है, अमेरिका की पार्टी है, यूएसए की, अब इसको क्या चुनना है? राष्ट्रपति पद का कौन दावेदार है ये चुनना है। तो ये क्या करेगी कि भाई बता दो किसको किसको चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का। तो मान लो एक शख्स है ए, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, दूसरा बी, ये भी बीजेपी के हैं, तीसरा सी। अब देखिए 3 लोगों ने खुद से दावेदारी पेश की, लेकिन अभी इनको किसी को भी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का दावेदार बीजेपी ने नियुक्त नहीं किया। अभी पार्टी के अंदर ही सारा मैटर चल रहा है ना, अभी दल के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। अब कैसे होगा? अब समझिए ए और बी और सी, तो अब ए बी सी में कौन चुनाव लड़ेगा, इसके लिए होगा जमीनी स्तर पे वोटिंग, अर्थात पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव का वोट मतलब चुनाव करेंगे कि कौन हमारा राष्ट्रपति पद का दावेदार होगा। तो अब उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए कि एमपी, ठीक है, यूपी और बिहार, अब मैंने 3 स्टेट एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। अब समझिए फिर वही बात, इनको ये मान के चलिए ये यूएसए के ही स्टेट है ना। अब मान लीजिए कि यूपी है ना, यूपी में सारे पार्टी कार्यकर्ता आ जाएंगे, सारे बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता इधर हो जाएंगे, जो पार्टी में रजिस्टर्ड हैं, जिनका नामांकन है, सब यहाँ पर आ जाएंगे। मान लो ये आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच में विचार विमर्श होगा कि भाई अपने दल से किसको हम बनाएं, है ना। तो ये बताइए जब विचार विमर्श हो रहा होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कह रहा होगा मिस्टर ए को बनाओ, है ना। मान लो ये व्यक्ति एक्स है ना, मान लो एक्स क्या कह रहा है, एक्स सभी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ए को बनाओ ज़्यादा अच्छा है, वैसे ही वाई कह रहा है कि बी को बनाओ, है ना। अलग अंदर ही अभी चुनाव हो रहे हैं ये मान के चलिए, और क्या कह रहा है, ए के लिए एक्स समर्थन झुका रहा है। अब चूंकि जो राष्ट्रपति पद की दावेदारी कर रहा है ए, वो हर जगह तो नहीं जा सकता, हर स्टेट में नहीं जा सकता, जाएगा तो फिर बहुत लंबा 3-4 साल चुनाव हो जाए, है ना। तो क्या होगा, उसने अपने अपने कुछ लोगों को चुन लिया है कि भाई यूपी में जो एक्स है वो लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। लोग मतलब अभी पार्टी के अंदर ही चुनाव चल रहा है। उसी तरह बी के लिए वाई है, सी के लिए जेड है। अब क्लियर हो गया। अब इनमें आपस में क्या होगा, चुनाव होगा। अब मान लो चुनाव के बाद यहां पर एक्स जीता, ठीक है, तो मान लो चुनाव के बाद एक्स जीता, इतना क्लियर, ठीक है। वैसे ही मान लो बिहार में वाई जीत गया, ठीक है, और यहां पर जेड जीत गया, तीनों जीत गए। अब सवाल ये होगा कि ये तीनों कहाँ जाएंगे। अब ठीक है, मान लो कि ये कोई एक स्टेट और है, उधर से मान लो राजस्थान, राजस्थान में भी मान लो कि बीजेपी वाला आदमी ही जीत गया, जो बीजेपी का था मान लो था सी, अब ये जीत गया, ठीक है। अब ये राजधानी में इकट्ठा होंगे, कौन कौन इकट्ठा होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जो जो जीते हैं वो आएंगे, जेड होगा और सी होगा। अब इनमें फिर से चुनाव होगा और फिर कहेंगे कि भाई कौन राष्ट्रपति पद का दावेदार होगा। तो आपको पता है कि इसमें कौन, एक्स और सी किसके समर्थक थे, ए के। सॉरी यहां मैं बताना भूल गया था, इस शब्द जो बने, मैंने ये कहा था शायद मान लो यहां ए का ही समर्थक जीता हो राजस्थान में, है ना। जैसे यूपी में किसका समर्थक जीता था, ए का, ठीक है। और तो आपको समझ में आया। तो अब यहां भी फिर से चुनाव होंगे। जब यहां चुनाव होगा तो चूंकि आपको पता है कि ए के समर्थक 2 स्टेट से जीत के आए हैं, तो ये दोनों क्या कहेंगे कि भाई किसको जिता दो,
ए को बनाओ राष्ट्रपति का दावेदार। तो इस तरह फिर डिसाइड हो जाएगा क्या कि अब बीजेपी का औपचारिक दावेदार ए है। क्यों? क्योंकि ए ने पार्टी के अंदर का चुनाव जीता है। तो इस तरह वहां पर राष्ट्रपति के पद के लिए ही नियुक्ति होती है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर राज्य में चुनाव ही होता होगा, ठीक है। कुछ राज्य में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में बैठ के बात करते हैं और फिर अपने डेलीगेट्स को भेजते हैं। ये सब डेलीगेट्स हैं, है ना। अब मान लो कि महाराष्ट्र की बीजेपी की पार्टी ने क्या किया, आपस में विचार विमर्श किया और वहां पर एक शख्स को भेजा, वो था जेड, है ना। मान लो जेड को भेजा, ठीक है। और ये जेड किसका समर्थक था? ये भी ए का समर्थक था। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह दो तरह से पार्टी के अंदर विचार विमर्श होता है। एक में तो चुनाव होता है और एक में आम सहमति बनती है, ठीक है। अब यही है, ठीक है। जहां पर चुनाव होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। जहां स्टेट में चुनाव होगा वहां बोलेंगे प्राइमरी, और जहां आपस में सहमति होगी उसको बोलेंगे कॉकेसस। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक सभा करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, दोनों की अलग अलग होगी। डेमोक्रेटिक की नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग होगी और रिपब्लिकन की अलग होगी। अब इस नेशनल कॉन्वेंशन में, इस नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है, पद का दावेदार होता है कि कौन बन रहा है मेन, ठीक है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन, ये लोग कहाँ से होंगे, यहीं से नियुक्त किए जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें सभी राज्यों के कौन आए थे, सभी राज्यों के डेलीगेट्स, है ना। और वो आके यहाँ पर डिसाइड करेंगे, जो मैंने उदाहरण देके समझाया था। फिर क्या होगा, फिर होता है इलेक्शन। अब इन दोनों के नाम पर इलेक्शन होता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जो लोग वोट दे रहे हैं वो किसके नाम पे दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के नाम पर, है ना। तो ये तो प्रत्यक्ष चुनाव है, पर ऐसा नहीं है। अभी बीच में एक और कड़ी है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप या जो बिडेन को वोट नहीं कोई देता। वोट किसको दिया जाता है, वोट दिया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज को। ये क्या है, अब आपके मन में सवाल होगा, है ना। तो ये समझिए, जैसे भारत में क्या होता है, भारत में मैं केवल एग्जाम्पल कंपेयर करने को बता रहा हूं ताकि आपको फील होने लगे। तो जैसे भारत में क्या होता है कि हर प्रदेश को सांसदों की सीट में बांट देते हैं, है ना। जैसे यूपी है, यूपी में 80 से सांसद हैं। अब यही सांसद 80 जाएंगे कहाँ, संसद में, बिहार से जाएंगे, एमपी से जाएंगे, और फिर क्या होता है, फिर बहुमत तैयार होता है, और जो उस बहुमत के आंकड़े को पा लेता है वही बन जाता है प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही यूएसए के जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट में भी क्या होता है, सीटों को बांट दिया जाता है। फिर उनके लिए चुनाव होता है, उनको बोलते हैं इलेक्टोरल्स, ठीक है, उनको बोलेंगे इलेक्टोरल्स, ठीक। इनके लिए चुनाव होता है। मेरी बात समझ में आई। अब जैसे मान लो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल्स के लिए वोट होगा। जैसे यूपी में 80 सांसदों के लिए होता है ना, तो वैसे ही कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल्स के लिए वोट होगा। अब ये इलेक्टोरल्स जब सब मिलेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्टोरल्स कॉलेज, और फिर वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट को। तो समझ में आया, चुनाव किनके लिए होगा, इसके लिए होगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, आप उसको समझिए कि जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया है ना, तो कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टोरल्स का चुनाव होगा, अर्थात कैलिफोर्निया को 55 क्षेत्रों में बांट के चुनाव चल रहा होगा, ये मान के चलिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि मान लो कैलिफोर्निया में एक शख्स को मिले मान लीजिए 40 सीट और दूसरे को मिली 15 सीट, तो जब फाइनल चुनाव आएगा तो ये कहा जाएगा ना कि कैलिफोर्निया में 40 सीट एक को मिली और दूसरी पार्टी को 15 सीट। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर ये होता है कि जो जीत गया उसके सब वोट, अर्थात जो भी जीत गया उसके सारे हो जाएंगे। मतलब जिसने 40 पाया, अर्थात जो जीत गया, फिर उसके लिए पूरा 55 हो जाएगा, है ना। मतलब जो हारा तो सब कुछ गंवाया। ये सबसे बड़ी यहाँ पर एक अजीब सी बात दिखती है कि भाई जिसने जीत लिया वो सब पा जाएगा। इसी को कहते हैं जो जीता वो सब पाया, है ना, जो हारा वो सब गंवाया। तो क्या है इसके लिए, अब ये नहीं है जैसे मान लो 40 थे, ये डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, और ये 15 मान लो कौन जीता, ये 15 मान लो जो बिडेन जीते, ठीक। तो होना तो ये चाहिए ना, जब काउंट हो तो 15 जो बिडेन के जोड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होगा, इसमें 55 के 55 किसको जोड़े जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप को, है ना। तो एक ये बहुत बड़ा मैटर करता है, वहाँ के चुनाव में ये बहुत अनिश्चितता ला लेता है, ठीक है। तो इस तरह काउंट होती है। और अभी क्या चल रहा है, अभी यही चल रहा है।
अभी हर स्टेट का जो वहाँ के स्टेट हैं उनका यही चेक किया जा रहा है कि कौन इलेक्टोरल जीत रहे हैं, और जो बहुमत में आता है उसको पूरा इलेक्टोरल्स मिल जाता है। क्लियर? अब जब इनका निर्धारण हो जाएगा, है ना, और ये कहा जाता है कि जो 270 इलेक्टोरल्स पा जाएगा वो बहुमत हो जाएगा, क्योंकि 535 टोटल सीट है इलेक्टोरल्स की, है ना। याद रखिएगा, इन्हें आप सांसद की तरह मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये वहां पर केवल बस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए काम आते हैं, फिर खत्म, है ना। जबकि भारत में तो क्या होता है, वो सांसद हमेशा के लिए सांसद बने रहते हैं और क्या विधान बनाने में सहयोग करते हैं या मंत्री बनते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर तो बस एक काउंटिंग के लिए एक प्रक्रिया के पार्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे ही 270 जीतेंगे, तो अब मान लो जैसे ही 270 का इलेक्टोरल्स हो जाएगा तो वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि ये बहुमत है, सामान्य बहुमत है। ठीक, तो इस तरह वहां पर चुनाव होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जो चुनाव चल रहा है ना यूएसए में, उसमें अभी इलेक्टोरल्स काउंट हो रहे हैं। फिर ये इलेक्टोरल्स क्या जब मिलेंगे फिर, तो ये फिर प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे। और चूंकि ऐसा माना जाता है या ऐसी परंपरा है कि जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे जीता होगा वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देगा, और जो बिडेन के लिए जीता होगा जो बिडेन के नाम पर वोट देगा। अब जैसे ही मान लीजिए 270 जीत गए जो बिडेन के नाम पे, तो ये जब दोबारा चुनाव होगा ना, जब दोबारा चुनाव होगा तो क्या करेंगे, ये लोग वोट देंगे। और फिर आपको पता है जैसे ही 270 हुआ है तो जो बिडेन जीत जाएंगे, क्योंकि उन्हें 270 वोट मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की ये प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर अलविदा। अब समझते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, कि भारत के संदर्भ में क्या फायदा होगा, है ना। तो चलिए हम एक किसी राष्ट्रपति का नाम ले लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम बात करते हैं, और जस्ट दूसरे राष्ट्रपति के संदर्भ में भी उसी इशू को समझ लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने ये समझा जो बिडेन जीत रहे हैं, ठीक। अब जो बिडेन अगर जीतेंगे तो भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ईरान की, ठीक। ईरान और भारत, अब ये समझिएगा कि जो बिडेन का क्या फायदा होगा। चूंकि मैंने बताया था कि जो बिडेन किस पार्टी के हैं, जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है, जो नियमों को बड़ा महत्व देती है ना, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़ा महत्व देती है। तो ये क्या है, ये क्या कहेगी कि पूरे जो विश्व है एक व्यवस्था, एक नियम के अंतर्गत चले, मनमाने तरीके से नहीं चले, ऐसा कहेगी। और आपको पता है कि ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील हुई थी, है ना, और ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप ने इस न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ था, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की ये न्यूक्लियर डील खत्म, है ना। अब न्यूक्लियर डील क्या है, मैं ये बता दूं कि ये न्यूक्लियर डील क्या है कि यूएसए और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही थी। किसको लेके, यूएसए ये कह रहा था कि तुम, मतलब यूएसए क्या, पूरा विश्व मान के चलिए कि यूएसए ये कह रहा था कि तुम जो परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाने की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्योंकि तुम यूरेनियम 235 को इनरिच कर रहे हो, तो ये गलत है। और ईरान कह रहा था नहीं, तो ऐसे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। लेकिन एक समझौता हुआ दोनों के बीच में, ठीक है, बराक ओबामा जी की समय में दोनों में क्या समझौता हुआ कि चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रूप से संस्था को भेजेंगे और देखेगा कि तुम्हारे यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही सामान्य रूप से समझा रहा हूँ। तो ऐसा कह दिया ईरान ने, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में बात बन गई। बात बनने से क्या फायदा हुआ कि इन दोनों के बीच में जो तनातनी चल रही थी वो कम हो गई, है ना। तो उस तनातनी के कम होने से भारत को बहुत फायदा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही यूएसए का और ईरान की क्या होती है, तनातनी बढ़ती है, तो यूएसए क्या करता है, यूएसए ईरान में कई सारे रोक टोक लगा देता है, ठीक है, कई सारी उसके लिए बाधाएं पैदा कर देता है, कई सारी उस पर बाध्यताएं कर देता है कि कोई भी अब ईरान से व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। तो अब चूंकि सभी देशों को मानना पड़ता है, क्योंकि पता है कि यूएसए शक्तिशाली है ना। तो जैसे ही बाध्यता लगाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश को होता होगा तो भारत है। क्यों, क्योंकि भारत को ईरान से तेल लेना है। अब जैसे ही ईरान पे रोक टोक लग गई तो भारत ईरान से तेल नहीं ले पाएगा, ईरान से नहीं लेगा तो जब दूसरे देश से लेगा तो महंगा लेगा। साथ में ही कि ईरान में भारत के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना। जैसे एक प्रोजेक्ट है चाबहार प्रोजेक्ट, जो बड़ा बंदरगाह के लिए बहुत अच्छी जगह है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और जैसे ही क्या हुआ,
अब जैसे ही इन दोनों के बीच में डील हुई थी तो इसमें भारत ने काम तेज कर दिया, क्योंकि अब ईरान पे काम करने के लिए कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ट्रंप आए, ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने इस डील को ख़त्म कर दिया। और इस डील को तो ख़त्म किया ही किया, साथ में ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा दी। और लगाने के कारण क्या हुआ, फिर भारत क्या हुआ, अपना मन मार के बैठ गया। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ पर उतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकता था जितनी तेज़ी से पहले कर रहा था। आपको ये बता दूं कि सारा व्यापार डॉलर में होता है, और चूंकि डॉलर कहाँ की करेंसी है, डॉलर करेंसी है यूएसए की, है ना। इस कारण हम लोग मन भी होगा तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब यूएसए ने ही समर्थन नहीं दिया, यूएसए ने रोक टोक लगा दी, तो भाई हम डॉलर का यूज कर नहीं पाएंगे अब, है ना। इस तरह क्या होगा, इस तरह हम वहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। और आपको पता ही होगा कि फिर हमारा चाबहार में काम रुक गया, और जब हमारा काम रुकेगा तो फिर ईरान और हमारे संबंध खराब होंगे ना। ईरान तो यही कहेगा कि यार तुम भी डर गए, तुम तो काम करते, तुम्हें तो हमने यहाँ पर इसीलिए तो प्रोजेक्ट दिया था, वरना किसी और देश को ना दे देते, हम चीन को ना दे देंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ एक मुद्दा है। तो आप कह सकते हो कि जैसे ही जो बिडेन आएगा तो इस डील को, इस न्यूक्लियर डील को फिर क्या करेगा, फिर से बहाल करेगा। और जैसे ही इसको बहाल करेगा तो भारत के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर भारत चाबहार प्रोजेक्ट को अच्छे से रन कर सकता है, और साथ ही वहाँ से उसको पेट्रोलियम ईंधन मिलेगा जो भारत के लिए उचित है। तो आप कह सकते हो कि जो बिडेन के आने से ईरान और यूएसए के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ईरान में स्थिरता आ सकती है, जिससे भारत को क्या होगा, फ़ायदा होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। तो अब आपको लग रहा कि जो बिडेन के आने से फ़ायदा होगा भारत को ईरान के संदर्भ में। दूसरा इशू क्या है, ठीक है, अभी हम जो बिडेन की बात ही कर रहे हैं। दूसरा इशू है H1B वीज़ा का। ठीक है, H1B वीज़ा क्या है कि जब लोगों को अमेरिका में काम करना होगा तो इस वीज़े का पाना होगा, अर्थात जब तक ये वीज़ा नहीं प्राप्त हो जाएगा तो लोग काम नहीं कर सकते, है ना, उच्च कौशल वाले। ट्रंप ने क्या किया था कि इस वीज़ा को लेके नियम बहुत क्या कर दिए थे, स्ट्रिक्ट कर दिए थे। और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा फायदा भारत को ही मिलता था। अब चूंकि जब ट्रंप आया, और ट्रंप कैसा है, मैं बता रहा हूं बार बार कि ट्रंप किससे, रिपब्लिकन पार्टी से। और रिपब्लिकन पार्टी क्या है, जो थोड़ी संकुचित विचारधारा अर्थात संकीर्ण रूप से सोचती है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम अमेरिका के लोगों को ही नौकरी देंगे, बस अमेरिका फर्स्ट। यही कहता था ना, अमेरिका को हम फिर से महान बना देंगे जैसे अमेरिका पहले था, या अमेरिका के ही लोगों को पहले रोजगार मिलेगा, अमेरिका के लोगों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। और ये भी कहा करता था कि बाहर के लोग आके नौकरी लिए ले रहे हैं। और ये बाहर के लोग कैसे आते हैं, जब इन्हें वीज़ा मिलता है। यदि इनका वीज़ा ही बंद कर दे तो ये लोग नहीं आ पाएंगे और केवल अमेरिका के लोगों को नौकरी मिलेगा। तो ट्रंप हमेशा क्या करते थे, इसका नियम स्ट्रिक्ट करते थे, तो भारत के लोगों को समस्या हो रही थी। ठीक है, पर जो बिडेन है वो क्या करेंगे, इसके नियम को लिबरल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक विश्व व्यवस्था पे भरोसा करते हैं, है ना। ये चाहते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश बने जो पूरे विश्व के लोगों की केयर करे, है ना। तो इस तरह की थोड़ी इनकी विचारधारा है। तो इस कारण ये नियम उदार कर देंगे, फिर भारत के लोगों को इसमें फायदा होगा। साथ ही आप देखिए कि अमेरिका क्या था, डोनाल्ड ट्रंप के समय यूएसए में क्या था, संरक्षणवादी की नीति, संरक्षणवाद की नीति। संरक्षणवाद का क्या मतलब होता है कि संरक्षणवाद का मतलब होता है कि अपने देश के लोगों को फायदा हो, है ना। अब अपने देश के लोगों को फायदा कब होगा, जब हमारे देश में बाहर की वस्तुएं नहीं बिकेंगी। बाहर की वस्तुएं नहीं बिकेंगी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि हम आयात नहीं करेंगे। आयात करने और बाहर की वस्तुओं का मतलब क्या है, जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका चीन से मोबाइल फ़ोन खरीदता है, तो क्या अमेरिका में फिर मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री लगेगी? नहीं लगेगी, और अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा। लेकिन अगर अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका मना कर दे कि अब चीन से कोई फ़ोन नहीं आएगा, तो क्या होगा, फिर अमेरिका के अंदर ही चीन की फ़ोन की फैक्ट्री लगेगी और अमेरिका के लोगों को फ़ायदा होगा, अमेरिका के लोगों को नौकरी मिलेगी, है ना। तो यही कहा करता था ट्रंप कि हम क्या करेंगे, हम संरक्षणवाद अप्रोच अपनाएंगे। अर्थात कहता नहीं था मतलब, लेकिन करता सब वही था। अर्थात अब बाहर से कोई सामान नहीं आएगा, ठीक है, हमारे अंदर ही सामान की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इस तरह संरक्षणवाद को बढ़ावा देता था। और संरक्षणवाद को जब बढ़ावा देगा तो क्या होगा, भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा? चूंकि भारत भी तो अपना सामान बेचता है। जब भारत अपना सामान नहीं बेच पाएगा तो भारत को क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अब जो बिडेन जब आ रहे हैं, चूंकि ये क्या हैं, मैंने बताया कि ये थोड़ी लिबरल हैं, है ना,
जो बिडेन जो आ रहे हैं ये थोड़ी उदार हैं, तो उदार है तो क्या करेंगे, ये नियम ढीले कर देंगे, थोड़ी नियमों में ढील देंगे कि ठीक है भाई आ जाओ, तुम लोग अपना सामान बेच सकते हो, तो फिर भारत भी अपना सामान बेच सकेगा। तो इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि ये कार्य भारत के लिए फायदेमंद होगा। तो मैंने आपको ईरान के संदर्भ में बता दिया, H1 वीजा के संबंध में बता दिया, फिर मैंने संरक्षणवाद के संबंध में बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे गलत थे, कैसे जो बिडेन सही हो सकते हैं। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत दोस्त बोलते थे, भारत दोस्त है ना, लेकिन बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। बात समझ में आई? कोई ऐसा काम उन्होंने तो नहीं किया जिस कारण भारत को फायदा हो, बस बोला तो बहुत, ठीक है, तो दोनों में अंतर है। अब चलिए एक चीज और देखते हैं हम, जो बिडेन की एक क्या और फायदा होगा। तो एक देखिए अंतरराष्ट्रीय संस्था को लेकर, ठीक है, जैसे ट्रंप क्या थे कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था पे भरोसा ही नहीं करते थे, है ना। उन्होंने कहा WH से सदस्यता ले लेंगे, ठीक है, यूनेस्को से सदस्यता ले लेंगे, ठीक, और फिर WTO से हमें कोई मतलब नहीं, है ना। अब जो WTO है इसमें भी क्या करते थे, डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत इग्नोर करते थे, इसको कोई महत्व ही नहीं देते थे, जिसके कारण भारत को नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि WTO क्या है, WTO एक ऐसी संस्था है जो विश्व व्यापार को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? विश्व व्यापार को। और चूंकि व्यापार तो भारत के लिए अच्छा है ना, भारत तो मेक इन इंडिया करेगा ना, क्योंकि जब भारत बनाएगा बेचेगा, है ना, तो बेचेगा कब? जब उसे व्यापार करने को मिलेगा, लेकिन जब व्यापार करने को ही नहीं मिलेगा तो बेच नहीं पाएगा, तो फिर बनाएगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? तो व्यापार जरूरी है, क्योंकि व्यापार होगा तभी हम मैन्युफैक्चर करेंगे, है ना। लेकिन व्यापार होगा क्यों, है ना, कब होगा? जब WTO क्या होगा, सशक्त रूप से काम करेगा, तभी तो पूरे विश्व में अच्छे से व्यापार होगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो क्या कर रहे थे, इसको कमजोर कर रहे थे। जब इसको कमजोर करेंगे तो उससे भारत को भी नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि व्यापार कम हो रहा था, और जब विश्व व्यापार कम होगा तो भारत को भी नुकसान होगा, क्योंकि भारत को भी तो अपना सामान बेचना है ना। क्लियर? लेकिन अब जो बिडेन क्या है, जो बिडेन मैंने क्या कहा था, क्या भरोसा, वैश्वीकरण जैसे नियमों को मानते हैं, वो कहते हैं कि हमें वैश्वीकरण में भरोसा करना चाहिए, है ना। तो इस तरह ये विश्व व्यापार को बढ़ावा देंगे, अर्थात WTO को मजबूत करेंगे। तो आप एक पक्ष ये भी कह सकते हो कि इससे भी भारत को फायदा होगा, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है चीन के संदर्भ में, है ना। अब मैंने जो बिडेन की आपको ये बताया, आतंकवाद और चीन, है ना। तो देखिए आतंकवाद को लेकर जो बिडेन ने बोला है अपने चुनाव के समय में कि हम भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे ताकि दक्षिण एशिया में आतंकवाद को कम किया जा सके। तो ये उनका 2 पॉइंट थे, है ना। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ संबंध मजबूत करेंगे। कैसे संबंध? सैन्य संबंध, है ना, रणनीतिक संबंध, ठीक, सैन्य व रणनीतिक संबंध, ना केवल आर्थिक संबंध। ये संबंध अलग होते हैं, आर्थिक संबंध अलग होते हैं, है ना। आर्थिक संबंध मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मतलब हम सैन्य रूप से भी आपस में सहयोग करेंगे। तो कहा है जो बिडेन ने कि जैसे ही अगर हम चुनाव जीतते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो दक्षिण एशिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वहाँ स्थिरता व शांति की स्थापना के लिए भारत के साथ सहयोग करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना। अब चलिए ये समझते हैं कि क्या नकारात्मक हो सकता है जो बिडेन के आने से, है ना। तो देखिए सबसे बड़ा एक नकारात्मक ये है कि जो बिडेन जो है वो थोड़ी थोड़ी चीन के साथ अपनी मित्रता रखते हैं, है ना। जैसे ट्रंप चीन की क्या खुली आलोचना करता था, है ना। जैसे वुहान वायरस बोल देना, ये भी बोल देना कि वायरस यहीं से आया है और वायरस के लिए तुम्हें कंपनसेट भी करना होगा। तो ट्रंप खुलकर विरोध करते थे चीन का। मेरी बात समझ में आई? तो ट्रंप क्या है कि ट्रंप जो भी था वो स्पष्ट रूप से बोलते थे, लेकिन जो बिडेन इतने स्पष्ट नहीं है, ये टाल मटोल करते हैं। साथ में क्या, ये चीन को लेकर उतने एग्रेसिव भी नहीं है, है ना। फिर आपको बात समझ में आ ही रही होगी, जो चीन के साथ एग्रेसिव होगा भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि भारत के ऊपर चीन का क्या नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो जो देश चीन का थोड़ी विरोध करेगा और ये मान के चलो कि भारत के लिए सही है, क्योंकि चीन क्या होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है, और जितना शक्तिशाली होगा वो भारत के लिए खतरा होगा। तो चूंकि ट्रंप इस बात पे विशेष ध्यान देते थे, तो ये कहा जा सकता है कि भारत को इस संदर्भ में नुकसान हो सकता है। साथ में भारत के आंतरिक मामलों में कुछ भी हो रहा हो, 370 हटा रहे हो हम, कोई भी नागरिक संशोधनता कर रहे हो, उसमें ट्रंप बोलते नहीं थे कुछ,
लेकिन जो बिडेन क्या है, ये हस्तक्षेप करते हैं। इन्होंने कहा था कि जब 370 हटा था तो कहा कि वहाँ के लोगों का अधिकार कम किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट रोक दिया गया था। साथ में नागरिकता संशोधन अधिनियम में भी जो बिडेन ने क्या बोला, जो बिडेन ने यही बोला कि ये वहाँ की धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उचित नहीं है। तो इस तरह इसकी जी दो समस्याएं भी हैं, है ना। ये समस्या चीन को लेकर, साथ में इनका थोड़ी टाल मटोल का रवैया रहता है, स्पष्ट नहीं बोलते, ठीक है, ना पाकिस्तान के संदर्भ में ना चीन के संदर्भ में, जबकि ट्रंप क्या है, खुलेआम बोलते हैं, जो चीज़ भारत के लिए कहीं ना कहीं सही थी। साथ में सैन्य समझौते ट्रंप के समय भारत के साथ बहुत मजबूत हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, पर आपको पता होना चाहिए, अगर हम अंततः संक्षेप में कहें कि कोई भी विदेशी संबंध, है ना, कोई भी विदेशी संबंध स्थायी नहीं होता। मान लीजिए अगर ट्रंप है तो ट्रंप अच्छे ही अच्छे हैं, ट्रंप से हमारी दोस्ती हो गई तो अच्छा ही अच्छा होगा, है ना। मुद्दों के संबंध में होता है, जो मुद्दे होते हैं उनके संदर्भ में हमें विदेशी नीति को देखना चाहिए कि हर मुद्दे को लेकर ट्रंप क्या है और बिडेन क्या है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के आधार पे हम नहीं सब बातें कह सकते, ये विदेश नीति को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, और यही किसी भी देश के द्वारा किया जाता है। अब भारत के संदर्भ में क्या है कि अब अगर जो बिडेन आ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, नाराज हो गए, है ना। हम उनके साथ भी उतने ही मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि किसी भी विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य राष्ट्रहित होता है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी आए वहाँ, चाहे जो बिडेन आए चाहे ट्रंप आए, हमें उनके साथ मिलकर काम करना होगा यदि हमें भारत के हितों को आगे ले जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।